आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 मेजर 6 ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हिंद महासागर के नीतल के उच्चावच एवं विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। हिंद महासागर के नीतल के उच्चावच एवं विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर 4 का मेजर पेपर 6 का ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका इस चैनल पर करा दिया जाएगा, तो चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि जो हिंद महासागर है हमारा, वहाँ का जो नीतल है, नीतल का मतलब तल ही होता है। ठीक है, महासागर के नीचे जो जमीन होता है उसी को नीतल कहा जाता है। फिर पूछा जा रहा है कि उच्चावच एवं विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। उच्चावच का मतलब क्या होता है, तो ऊपर नीचे जो प्रतिरूप होता है। मान लीजिए कि पानी के नीचे जो जमीन है वो कैसा ऊपर नीचे होगा, जो उसका प्रतिरूप होगा उसके बारे में, और उसका जो विभिन्न रूप है कि कौन कौन सा उसका रूप है। जैसे कि वहाँ पर पर्वत होगा, कोरल होगा, वहाँ पर जो है खाई होगा, गड्ढा होगा, तो इस तरह का जो रूप है उसके बारे में हम लोग को वर्णन करना है। ठीक है, तो ये हम लोग समझेंगे इसके आंसर को बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से। वीडियो को आप लोग को अंत तक देखना, तभी जाके आप समझ पाएंगे। आपको सिर्फ ये लिखा हुआ नहीं देखना, हम आपको जो बोलेंगे वो आपको सुनना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। इसीलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है कि हिंद महासागर जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये जो हिंद महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महासागर है। अपने नीतल, नीतल का मतलब क्या होता है, तल ही। ठीक है, तो अपने नीतल की विविध और विशिष्ट भू आकृतियों के लिए जाना जाता है। इसका नीतल टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों, ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं और तलछटी जमाव से निर्मित हुआ है। इसमें कई प्रकार के उच्चावच जैसे गर्त, पर्वतमालाएं, विशाल मैदान और समुद्री द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, आइए इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो निम्नलिखित है, आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ का जो हिंद महासागर का जो उच्चावच है या फिर इसका जो रूप है वो कैसे बना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तलछटी जमाव से, या फिर प्लेटों की जो गतिविधि होती है टेक्टोनिक प्लेट, उसके द्वारा, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा, ये सब क्या है, तो उसके द्वारा जो रूप बना है इसका, उसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। आइए समझते हैं इसके मुख्य भाग को। इसका सबसे पहला जो रूप है वो महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त का मतलब क्या होता है, जो महासागर में गड्ढे हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जो, उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका हिंद महासागर है, इसमें कुछ गहरे गड्ढे पाए जाते हैं जिन्हें महासागरीय गर्त कहा जाता है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। और ये बनता है कैसे, तो आपका टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण बनता है। और यहाँ का जो सबसे गहरा गड्ढा है वो है आपका जावा, या फिर उसको सुंडा कहा जाता है। ठीक है, जावा या सुंडा गर्त उसको कहा जाता है, जो कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के आसपास पाया जाता है। उसका जो गहराई है वो है कितना, 7450 मीटर, 7450 मीटर। ठीक है, उसी को हम लोग एक बार पढ़ के समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि महासागरीय गर्त महासागर के नीतल के सबसे गहरे और संकीर्ण क्षेत्र होते हैं। क्या लिखा है कि महासागरीय गर्त महासागर के नीतल के सबसे गहरे और संकीर्ण क्षेत्र होता है, मतलब वो संकरा होता है और सबसे गहरा क्षेत्र होता है, उसी को कहा जाता है महासागरीय गर्त। ठीक है, तो हिंद महासागर में जावा या सुंडा गर्त प्रमुख गर्त है। हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो कौन सा है, जावा उसको बोलते हैं या फिर सुंडा कहते हैं। ठीक है, वो गर्त जो है सबसे प्रमुख है और सबसे गहरा है, जिसकी गहराई लगभग 7450 मीटर है। यह इंडोनेशिया के पास स्थित है और यह हिंद महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है। ठीक है, ये गर्त टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण बनते हैं। इन क्षेत्रों में भूकंप और सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं। ये सब कैसे देखने को मिलता है, तो भूकंप के द्वारा या फिर सुनामी से प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर जो हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ दोस्तों, एक बार अगर आपने सुना अच्छे से या फिर आपने पढ़ा इसको, तो एक बार आप यहाँ पर आप जो देखें कि गर्त टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनता है। ठीक है, टकराने से कैसे बनेगा, पहले आप लोगों ने सुना होगा टकराने से पहाड़ बनता था, अभी गड्ढा कैसे बनने लगा। तो ये जो गड्ढा कैसे बनता है, जब जो मान लीजिए कि दो प्लेट है। ठीक है, ये दो प्लेट हो गया आपका, लेकिन जो हल्का प्लेट है और जो भारी प्लेट है, दो प्लेटें, जो भी हल्का रहेगा वो ऊपर चला जाएगा और जो भारी रहेगा वो नीचे धंस जाएगा। ठीक है, मान लीजिए दो प्लेट है, एक ये जो आया भी वो भारी प्लेट है, तो ये जो है ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये जो प्लेट भारी वाला है वो नीचे चला जाएगा, और जो ऊपर जो हल्का प्लेट है वो ऊपर चढ़ जाता है। और जो प्लेट दोनों टकराने से जो धंसाव होता है, जो धंसता है नीचे, वही गर्त बनता है, वही गड्ढा बनता है। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि दो प्लेटों के टकराव से ही ये गड्ढा बनता है, गर्त बनता है। ठीक है, आइए समझते हैं दूसरे पॉइंट को, दूसरे रूप को। क्या लिखा है, मध्य महासागरीय पर्वतमाला। मध्य महासागरीय पर्वतमाला ये नाम है पर्वत का जो हिंद महासागर में पाया जाता है। क्या लिखा है कि यह पर्वतमालाएं महासागरों के नीतल के बीचों बीच पाई जाती हैं और बड़ी भूगर्भीय गतिविधियों का परिणाम होती हैं। हिंद महासागर में स्थित मध्य हिंद महासागरीय पर्वतमाला इसका प्रमुख उदाहरण है। हिंद महासागर में जो मध्य हिंद महासागर पर्वतमाला, इसका क्या लिखा हुआ कि पर्वतमाला इसका महत्वपूर्ण, इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है,
यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर में स्थित मध्य हिंद महासागरीय पर्वतमाला, हिंद महासागर में स्थित है कौन सा, तो मध्य हिंद महासागरीय पर्वतमाला इनका प्रमुख उदाहरण है। किसका, तो मध्य महासागरीय पर्वतमाला का। यह पर्वतमाला उस स्थानों पर बनती है जहाँ टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं। अब फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले जो टकरा रहा था तब गड्ढा बन रहा था, और अब जो है दोनों खिसक रहा है, तो तब जाकर क्या हो रहा है, तो पर्वत बन रहा है। आइए समझते हैं इसको ऊपर में थोड़ा सा, ठीक है। क्या हो, तो यहाँ पर जो दोनों प्लेटें वो टकराने से क्या हो रहा था, तो गड्ढा बन रहा था, और अब जो खिसक रहा है जब दोनों प्लेटें खिसकेंगी, ठीक है, जब दोनों प्लेटें खिसकेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर पर्वत बनेगा। कैसे, क्योंकि जब दोनों प्लेट खिसकेगा तो जो नीचे से लावा है वो ऊपर आएगा, लावा जो है यहाँ पर ऊपर आएगा, और यही पर्वत का काम करता है, ठीक है। ये जो लावा ऊपर आता है वही सूख के टाइट होकर क्या होता है, पर्वत का रूप ले लेता है। उसी के बारे में बात करें, जब दोनों प्लेटें खिसकेंगी तब जाके वहां पर पर्वत का निर्माण होगा। आगे क्या लिखा है इसी में, यहाँ ज्वालामुखी गतिविधियां प्रचलित होती हैं और नए समुद्री फर्श का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो ज्वालामुखी गतिविधि ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, तो नए फर्श का निर्माण होता है। क्योंकि जब ज्वालामुखी से लावा निकलेगा तो पानी में जब वो ठंडा होगा तो वो जाके क्या होगा, फर्श बन जाएगा, चट्टान बन जाएगा। यह पर्वतमाला समुद्री नितल पर भूगर्भीय विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह पर्वतमाला समुद्री नितल पर भूगर्भीय विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, ठीक है। तीसरा रूप हम लोग देखेंगे इसका, अविशाल मैदान। अविशाल मैदान, इस क्या मतलब होता है, अविशाल मैदान होता क्या है, उसी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो अविशाल मैदान महासागर के तल का सबसे समतल और विस्तृत भाग होता है। महासागर का जो तल होता है वहाँ पर जो सबसे विस्तार भाग होता है वो किसका होता है, तो अविशाल मैदान का जो समतल होता है। हिंद महासागर के नितल में ये मैदान बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। ये मुख्यतः तलछटी पदार्थों से ढके होते हैं जो नदियों, ज्वालामुखीय गतिविधियों और महासागरीय धाराओं से जमा होते हैं। ये क्षेत्र समुद्र तल पर स्थिरता का परिचायक होते हैं और समुद्री जीवन के लिए उपयुक्त निवास स्थान प्रदान करते हैं। जो समुद्री जीव होते हैं, जो समुद्र में रहने वाले जीव, उनके लिए क्या होता है, तो ये बहुत ही उपयुक्त निवास स्थान प्रदान करता है। कौन, अविशाल मैदान, ठीक है। ये बनता कैसे, ये बनता है नदियों के तलछट से, ठीक है, नदियों के तलछट से बनता है, जो ढगा हुआ रहता है, फिर ज्वालामुखी गतिविधियों से, महासागरीय धाराओं से ये जो जमा होता है वहाँ पर तलछट, उससे से ये विशाल मैदान बनता है और ये बहुत ही बड़ा होता है। और यहाँ पर जो आप हिंद महासागर के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ का अधिकतर भाग ये विशाल मैदान ही है, यहाँ पर समतल भाग ज़्यादा है। आइए समझते हैं उसके बाद अगले पॉइंट को। चौथा इसका पॉइंट लिखा हुआ है समुद्री पर्वत, ठीक है, समुद्री पर्वत, सी माउंट्स। समुद्री पर्वत महासागर के नितल पर ज्वालामुखी पर्वत है। क्या बोल रहा है कि जो समुद्री पर्वत है वो महासागर के नितल पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। जो ज्वालामुखी के द्वारा निकला था लावा, वही पर्वत के बारे में बात हो रहा है। ये अक्सर समुद्र तल के नीचे रहते हैं, लेकिन कई बार द्वीपों के रूप में सतह के ऊपर निकल आते हैं। हिंद महासागर में रियूनियन द्वीप और मॉरिशस जैसे ज्वालामुखी द्वीप समुद्री पर्वतों के उदाहरण हैं। ये समुद्री पर्वत महासागर के नितल पर जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। क्या बोल रहा है कि जो पर्वत है वो अधिकतर टाइम क्या होता है, तो पानी के नीचे ही रहता है, लेकिन कुछ समय में क्या होता है कि ये द्वीप का रूप ले लेते हैं। जैसे कि उदाहरण में लिखा हुआ है आपका एक रियूनियन द्वीप और दूसरा आपका मॉरिशस द्वीप, ठीक है। तो दोनों इसी ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है, समुद्री पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। ये समुद्री पर्वत महासागर के नितल पर जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। जो जैव विविधता है वो समुद्री पर्वत है उस पर जैव विविधता पर बढ़ावा देते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट आप समझ सकते हैं, लिखा हुआ है महासागरीय द्वीप, जिसको बोलते हैं ओशियनिक आइसलैंड, ठीक है, महासागरीय द्वीप, पांचवा पॉइंट आपका। तो महासागरीय द्वीप मुख्य रूप से ज्वालामुखी गतिविधियों या प्रवाल भित्तियों के कारण बनते हैं। महासागरीय द्वीप कैसे बनता है, तो मुख्य रूप से ज्वालामुखी गतिविधि या फिर प्रवाल भित्तियों के कारण बनता है। कैसे, जैसे प्रवाल भित्ति का आप देख सकते हैं ग्रेट बैरियर रीफ जो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। वहां पर मैंने पिछली वीडियो में उसके बारे में बात किया है, कई सारी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, वहां पर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रवाल भित्ति के बारे में जब पढ़ाया मैंने तब क्या लिखा है कि महासागरीय द्वीप मुख्य रूप से ज्वालामुखी गतिविधियों या प्रवाल भित्तियों के कारण बनते हैं। हिंद महासागर में मालदीव, श्रीलंका और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे द्वीप पाए जाते हैं। ये द्वीप न केवल भूगर्भीय महत्व के हैं बल्कि जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व भी रखते हैं। यहाँ पर जो हिंद महासागर है वहाँ पर जो द्वीप पाए जाते हैं, सबसे पहला आपका मालदीव है, श्रीलंका, अंडमान और निकोबार जैसे द्वीप पाए जाते हैं यहाँ पर। और इसमें क्या होता है, तो ये द्वीप न केवल भूगर्भीय महत्व के लिए हैं बल्कि जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व भी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बात हो रहा है कि ये जो महासागरीय द्वीप बनता है वो कैसे बनता है, तो या तो ये ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बनता है या फिर प्रवाल भित्ति के कारण बनता है। दो ही कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो द्वीप बनता है, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है, छठा रूप है सबमरीन कैनियन, ठीक है, सबमरीन कैनियन। कैनियन किसको बोलते हैं, जो पानी के द्वारा गड्ढा बन जाता है, नदी के द्वारा जो गड्ढा बनता है उसी को कैनियन कहा जाता है। क्या लिखा है कि सबमरीन कैनियन समुद्र तल पर गहरे गड्ढों की तरह होते हैं जो नदी कटाव
या भूगर्भीय गतिविधियों के कारण बनते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए तलछट से हिंद महासागर में कई कैनियन बनते हैं। ये गड्ढे समुद्री तलछटों के संचय और समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। वहाँ जो समुद्र में जो जीव रहते हैं उसको उसकी पारिस्थितिकी तंत्र को ये प्रभावित करता है। कौन? सबमरीन कैनियन। ठीक है, ये बनता कैसे? तो जैसे नदी का पानी आता है समुद्र में, जब कूदता है पानी, तो वहाँ पर जो पानी से तेज रफ्तार से जब आता है तो वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग कैनियन कहते हैं और ये कई तरह से बन सकता है। सबसे पहला कुछ इसमें दिया हुआ है कैसे, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए तलछट से या फिर हिंद महासागर में कई कैनियन बनते हैं, या फिर जब समुद्र का ही पानी जब किनारे पर लगता है तो उसके कारण भी कैनियन बनता है। ठीक है, तो दोनों कारण से कैनियन बन सकता है। 7वां पॉइंट है टेक्टोनिक प्लेट सीमाएं। टेक्टोनिक प्लेट सीमाएं, हिंद महासागर तीन प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के बीच स्थित है। हिंद महासागर जो है 3 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट के बीच स्थित है। कौन कौन सा? तो भारतीय प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। तीनों प्लेटों के बीच हमारा ये हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, इन प्लेटों की सीमाओं पर विभिन्न भूगर्भीय गतिविधियां जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्र तल के विस्तार होते रहते हैं। यहाँ पर जो है भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर जो समुद्र तल पर विस्तार होता हुआ यहाँ पर देखा जाता रहता है। ठीक है, ये प्रक्रियाएं हिंद महासागर के नितल की संरचना को प्रभावित करती है और यह सब जो प्रक्रिया है जिसके कारण जो हिंद महासागर का नितल है वो प्रभावित होते रहता है, बदलता रहता है। 8वां पॉइंट आपका है कोरल रीफ। कोरल रीफ, तो कोरल रीफ उथले समुद्री क्षेत्रों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण भू आकृतियां हैं। ये भू आकृति कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ पर पानी कम होता है, जो समुद्री का उथला हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, जहाँ पर पानी कम होता है। ये मुख्यतः परवालों के जमाव से बनते हैं। हिंद महासागर में मालदीव और लक्षद्वीप के आसपास कोरल रीफ पाए जाते हैं। ये रीफ समुद्री जैव विविधता के लिए आवश्यक है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम करते हैं। कोरल रीफ बनता कैसे? कोरल जीवों से बनता है। ठीक है, कोरल एक जीव रहता है जिसको पॉलिप्स भी कहा जाता है। तो वो सब जीव जब मरते हैं, इकट्ठा होते हैं, उन्हीं के हड्डियों से क्या होता है, तो ये सब बनता है, कोरल रीफ बनता है। और ये सब क्या है, आपका जो ये उदाहरण है कोरल रीफ का उदाहरण मालदीव और लक्षद्वीप से आप समझ सकते हैं। ये दोनों जो द्वीप वो कोरल रीफ से ही बना हुआ है। मतलब इसके आसपास, दोनों के आसपास जो है कोरल रीफ ज़्यादा पाया जाता है। और ये सब द्वीप कैसे बनता है? तो ज्वालामुखी के कारण बनता है, आप जैसे पहले आगे पढ़े थे। और आगे क्या लिखा है कि और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम करते हैं। किसके कारण? तो कोरल रीफ के कारण। फिर यहाँ पर एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग जरूर लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर के साथ अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं तो वो ज़्यादा आकर्षक लगता है, एग्जामिनर जो आपको ज़्यादा नंबर देगा। ठीक है, तो इसके लिए आप निष्कर्ष जरूर लिखें। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि हिंद महासागर का नितल अत्यंत विविधतापूर्ण और गतिशील है। हिंद महासागर का जो नितल है वो अत्यंत विविधतापूर्ण, मतलब कई तरह के रूप यहाँ पर होते हैं नितल में। और ये जो गतिशील है, मतलब कुछ ना कुछ बदलते रहता है हमेशा ही। इसके गर्त, पर्वतमालाएं, विशाल मैदान और द्वीप न केवल भूगर्भीय प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन भू आकृतियों का अध्ययन समुद्री विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी है। ठीक है, इस तरह से आपको एक निष्कर्ष लिख देना है। आप चाहते हो इसको छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हैं, 2 या 3 लाइन का, जो आपने ऊपर पढ़ा था उसी को आप निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे लोग भी तैयारी कर सके, उनका भी नॉलेज बढ़ सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।